नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं SSC GD 2022 की जो वैकेंसी आई हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए जो कल क्लास हुई थी SSC GD 2022 GK GS सिलेबस पे। दोस्तों, आपको कल का क्लास हुआ था, उसके अंदर हमने बात की और एक लास्ट में आप सभी के लिए एक मेजर अनाउंसमेंट किया गया था कि दोस्तों जो कल से आप सभी के लिए दोस्तों हर रोज एक मॉक टेस्ट मिलने वाला है जो GK GS स्पेशल होने वाला है। GK GS के जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उन 20 क्वेश्चनों के हिसाब से आप सभी को बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और दोस्तों बात करें जो आप सभी को पता है जो SSC GD 2022 में 24,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है, उन सभी वैकेंसियों को दोस्तों ध्यान में रखते हुए GK GS से दोस्तों आज का जो पहला पार्ट होने वाला है, आज के पार्ट में हमें यहाँ से 20 क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं और उन 20 क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों और अन्य कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको हर रोज दोस्तों एक मॉक टेस्ट मिलने वाला है। और दोस्तों आप सभी को पता है जो SSC GD की एग्जामिनेशन डेट बताई गई है वह है जनवरी मंथ प्रथम जो जनवरी 2023 में आप सभी की एग्जामिनेशन होने वाली है। और दोस्तों जब तक एग्जाम होती है तब तक आपको हर रोज यहाँ से GK GS स्पेशल एक मॉक टेस्ट मिलने वाला है। आप यहाँ से अपनी तैयारी दोस्तों और भी दारदार कर सकते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पे रोज SSC GD 2022 के तहत जो GK GS के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, उसी के साथ दोस्तों आपको यदि को किसी प्रकार से किसी स्टैटिक्स के किसी टॉपिक में समस्या होती है तो उसके क्लासेस भी आपको डाली जा चुकी है, तो वह भी आप देख सकते हैं। और करंट अफेयर दोस्तों मंथली करंट अफेयर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और उनके साथ साथ अन्य और भी कई टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बदले हुए नाम हुए, अन्य प्रकार के दोस्तों नई नियुक्ति अपॉइंटमेंट मिलने वाले पुरस्कार, तमाम प्रकार के क्वेश्चनों से SSC में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो सभी क्वेश्चनों की तैयारी यहाँ पे आपको स्टैटिक्स IQ परिवार द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाने वाली है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए बिना समय खराब करते हुए आरंभ करते हैं आज के सेशन का। और दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन भारतीय वायुसेना के द्वारा नहीं किया गया था। तो दोस्तों आप सभी को बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से 3 ऑप्शन भारतीय वायुसेना के द्वारा किए हुए हैं और एक ऐसा ऑपरेशन है जो किसी अन्य सेना के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 3 है वह है ऑपरेशन ट्राइडेंट और यह भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना के द्वारा यह जो ऑपरेशन किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। और ये दोस्तों कब किया गया था तो दोस्तों आप सभी को पता है 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य जो कराची में दोस्तों युद्ध हुआ, उस युद्ध में जो भारतीय नौसेना ने जो ऑपरेशन चलाया उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्राइडेंट है। चलिए इस क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं, अब बात कर से इससे संबंधित अन्य किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो इसी के साथ बात करें भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस है वह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस है। और इसी के साथ बात करें थल सेना दिवस की, तो थल सेना दिवस होता है, थल सेना दिवस वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों आप इनकी स्थापना दिवस है वह भी याद होना चाहिए। और दोस्तों आप सभी को पता है ऑपरेशन मेघदूत है जो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर के लिए चलाया गया था, सियाचिन ग्लेशियर के लिए चलाया गया था। और सियाचिन ग्लेशियर से दोस्तों आप सभी को पता है नुब्रा नदी सियाचिन जो ग्लेशियर है उससे निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर की दोस्तों कुल क्षेत्रफल 75 किलोमीटर स्क्वायर है, जिनमें से दोस्तों 2/3 है जो भारत के कब्जे में है और शेष 1/3 है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो दोस्तों यहाँ से इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन आप सभी से पूछे जा सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह नीति आयोग पे बात करते हैं सबसे पहले। और दोस्तों बात की जाए नीति आयोग की स्थापना से पहले ऐसा कौन सा आयोग कार्य करता था उसकी जगह, तो दोस्तों पहले कार्य करता था वह था योजना आयोग। और जब योजना आयोग कार्य करता था और जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका नाम चेंज कर दोस्तों नीति आयोग किया जाता है। और नीति आयोग की दोस्तों अब बात करते हैं स्थापना। तो दोस्तों आप सभी को पता है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो दोस्तों
नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, और भारत के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। फिर बात की जाए दोस्तों इसके प्रथम नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, इस प्रकार भी क्वेश्चन आप सभी के साथ पुटअप हो सकता है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष हैं। और वर्तमान उपाध्यक्ष के बारे में आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन बेरी को अभी हाल ही में वर्तमान उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, वर्तमान सीईओ कौन है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा के कुल कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित होने के बाद संविधान में अपना हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों यहाँ से संविधान से क्वेश्चन पूछे गए हैं, संविधान सभा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आपको दोस्तों यह भी पता होना चाहिए कि जो संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे हैं 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज लगे हैं। दोस्तों बात की जाए संविधान बनने में कुल खर्चा कितना हुआ, तो खर्चा की बात की जाती है तो दोस्तों 64 लाख का आंकड़ा दिया गया है कि 64 लाख रुपए जो भारतीय संविधान को बनाने में कुल खर्च हुए। इनके अलावा बात की जाए संविधान सभा की स्थापना के समय कुल सदस्य कितने थे, कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों 389 कुल सदस्य थे। फिर बात की जाए जो भारत के विभाजन के बाद भारत के विधानसभा में कितने सदस्य रहे, तो दोस्तों टोटल है 299 सदस्य शेष रहे। 299 में 229 सदस्य हैं जो ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए हैं, जबकि बाकी जो शेष बचे 70 सदस्य वह देसी रियासतों से लिए गए थे। तो दोस्तों आप सभी ने देखा संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। संविधान में बनाने में कुल खर्चा 64 लाख रुपए का हुआ। संविधान सभा के स्थापना के समय कुल सदस्य 389 सदस्य थे, जबकि जो संविधान सभा का विभाजन होता है भारत और पाकिस्तान में, तब भारत के पास संविधान सभा में 299 सदस्य बचते हैं। उन 299 सदस्यों में 229 ब्रिटिश प्रांतों से आते हैं, जबकि 70 देशी रियासतों से आते हैं। फिर बात की जाए क्वेश्चन पर कि कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान के हस्ताक्षर किए, तो दोस्तों 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोकायुक्त की संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य है। तो दोस्तों भारत का पहला ऐसा राज्य बताना है जिसने लोकायुक्त की स्थापना की है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस शब्द पर लोकायुक्त की। लोकायुक्त का आशय क्या होता है या उसका कार्य क्या होता है। तो दोस्तों बात करते हैं लोकायुक्त के कार्य पर। तो यहाँ पे इनका कार्य है भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें सुनने का जो राज्य में कार्य होता है वह लोकायुक्त का होता है। शिकायतें सुनने का कार्य होता है। भ्रष्टाचार से संबंधित राज्य में शिकायतें कौन सुनेगा, उसके लिए एक पद का सृजन किया गया है और वह पद है लोकायुक्त का पद होता है। और इसकी जो नियुक्ति करता है लोकायुक्त की नियुक्ति से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति दोस्तों राज्य में जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल या गवर्नर के द्वारा राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। और लोकायुक्त कार्यकाल की बात की जाए तो लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि लोकायुक्त का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें सुनने का कार्य लोकायुक्त का होता है। बात की जाए लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और बात करें इसी के साथ लोकायुक्त का कार्यकाल की, तो दोस्तों 5 साल का लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर भारत में लोकायुक्त की संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों पहला राज्य है महाराष्ट्र। और दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है। सब दोस्तों अभी तो हाल ही में जो सीएम है वह कौन है वह बताने वाले हैं महाराष्ट्र के। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि भारत और किस देश की नौसेनाओं ने 13 जून 2022 से अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू के मध्य 11 दिवसीय समन्वित गश्ती कारपेट शुरू की है। तो दोस्तों जो गश्ती कारपेट शुरू की है वह भारत ने किस देश के साथ की है? तो दोस्तों इंडोनेशिया देश के साथ। ऑप्शन नंबर 4 के साथ दोस्तों भारत ने गश्ती जो कार्यक्रम है कारपेट वह शुरू किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन एक ब्रिटिश सुधारक, महिलाओं के अधिकार के लिए एक प्रचारक और भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थक था? तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि जो ब्रिटिश सुधारक है, महिलाओं के अधिकारों के लिए एक प्रचारक है और भारतीय राष्ट्रवाद का एक कट्टर समर्थक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है एनी बेसेंट के बारे में है क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं एनी बेसेंट से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार होंगे कि इन्होंने, एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन की स्थापना की थी। होम रूल आंदोलन की स्थापना दोस्तों आप सभी से क्वेश्चन है इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी का आंसर होना चाहिए कि होम रूल आंदोलन की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर की थी। और दोस्तों एनी बेसेंट से एनी बेसेंट से इस प्रकार से क्वेश्चन और पुटअप होता है और वह होता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट दोस्तों 1917 में एनी बेसेंट INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो दोस्तों एनी बेसेंट से इस प्रकार की ये 2 क्वेश्चन मुख्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। SSC के बहुत प्रिय क्वेश्चन है, वह आप सभी के सामने है। आप सभी से क्वेश्चन इस प्रकार भी पुटअप हो सकता है कि होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने की? तो होम रूल आंदोलन की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने साथ मिलकर की। और एनी बेसेंट से एक क्वेश्चन और मुख्य पूछा जाता है, वह है भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? दोस्तों यहाँ पे नाम आया है सिकंदर, और सिकंदर का नाम आया है तो दोस्तों यहाँ से एक महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं और वह महत्वपूर्ण युद्ध है हाइडे स्पीच का युद्ध, या एक नाम और है दोस्तों इसका वितस्ता का युद्ध। और वितस्ता किसे कहते हैं दोस्तों? वितस्ता एक नदी है, नदी का वितस्ता का युद्ध या झेलम नदी का युद्ध। दोस्तों झेलम नदी को हाइडे स्पीच या वितस्ता नदी कहा जाता है। तो दोस्तों यह युद्ध किनके मध्य हुआ, कौन सी सन में हुआ? तो दोस्तों यह युद्ध हुआ जो 326 ईसा पूर्व हुआ और यह है सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ। सिकंदर वर्सेस भारत के राजा थे दोस्तों, पोरस के मध्य हुआ। इन दोनों के मध्य इस युद्ध का दोस्तों लड़ा गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो दोस्तों जो अरस्तु है, आप सभी को पता है अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और दोस्तों इनको राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। और जो सिकंदर ने दोस्तों अरस्तु से ही राजनीति जो शिक्षा प्राप्त की है और इन्हीं के माध्यम के दोस्तों इन्होंने अपने राज्यकार्य का विस्तार काफी किया है। तो चलिए यहाँ से सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु हो गया और इन्हें जीव विज्ञान का जनक है, साथ ही राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। हाइडे स्पीच या वितस्ता नदी का युद्ध 326 ईसा पूर्व लड़ा गया। यह सिकंदर और राजा पोरस के मध्य लड़ा गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? तो दोस्तों आप सभी को पता है 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। और आप सभी को पता है जो हड़प्पा का विस्तार है पाकिस्तान से लेकर दोस्तों इधर जो अपने बात की जाए पूर्वी यूपी है, इधर उत्तर में है जो
जम्मू कश्मीर है, उत्तर में जम्मू कश्मीर और जो दक्षिण में है महाराष्ट्र के देमाबाद तक दोस्तों इनका विस्तार है। तो आप देख पा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना था। यह चतुष्कोणीय प्रकार से फैली हुई थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, मेहरगढ़ और इस प्रकार की तमाम कोल्डी हवा, इस प्रकार के कई स्थानों पर जो हड़प्पा सभ्यता स्थल के दोस्तों अवशेष मिले हैं। इधर पूर्वी यूपी तक बात की जाए, ऊपर दोस्तों बात की जाए उत्तर में जम्मू कश्मीर है और दक्षिण में है महाराष्ट्र तक है। काफी विस्तार हड़प्पा सभ्यता का है। 1921 में जो हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों खोजा गया था, दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो टीम थी उसने खोजा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित थे? तो जो अधिकांश चोल मंदिर की बात की जाए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इन चोल मंदिर पर। इन चोल मंदिर का जो निर्माण है, चोल मंदिर का निर्माण चोल वंश के राजाओं ने करवाया। चोल वंश के राजाओं ने करवाया। और ये चोल वंश कहाँ पे दोस्तों शासन किया करते थे, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो चोल वंश है वह दक्षिण भारत का राजवंश है। दक्षिण भारत का राजवंश है जो चोल वंश है। और इन्हीं चोल वंश ने यहाँ पे चोल मंदिर का निर्माण करवाया। बात की जाए चोल वंश के संस्थापक की, चोल वंश के संस्थापक की बात की जाए तो विजयालय चोल है। जो विजयालय चोल के द्वारा चोल वंश की स्थापना की गई। और इन्हीं चोल वंश के शासकों ने जो अधिकांश चोल मंदिर का निर्माण करवाया है। और दोस्तों अब बात करते हैं चोल मंदिर से बात करते हैं। यह जो चोल मंदिर बनाए गए हैं दक्षिण भारत में, और आप सभी को बताया दक्षिण भारत में जो मंदिर का निर्माण किया जाता है वह द्रविड़ शैली के दोस्तों, द्रविड़ शैली में इन मंदिरों का निर्माण किया गया। द्रविड़ शैली में इन मंदिरों का निर्माण किया गया। द्रविड़ शैली दोस्तों दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं वह द्रविड़ शैली से बनाए जाते हैं। मंदिर में एक काफी बड़ी ऊंची इमारत होती है और उस इमारत के गर्भगृह में दोस्तों जो भगवान की है प्रतिमा रखी जाती है। दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं जो दक्षिण भारत में मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को, मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? यह है एसएससी का मुख्य क्वेश्चन है, बड़ा प्रिय क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताने वाले हैं कि क्या कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित थे? तो दोस्तों दक्षिण भारत में अधिकांश जो चोल मंदिर थे वह भगवान शिव को समर्पित थे। चलिए सॉरी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर बात करने से पहले दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देना चाहता हूं कि जो दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। तो जो दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। जी हाँ, गोपुरम से आपको एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गोपुरम शब्द एसएससी का बड़ा ही प्रिय शब्द है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में शासन नहीं किया? तो दोस्तों आप सभी को पता है मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, यलदौज और बख्तियार खिलजी। इन चारों गुलामों में प्रिय जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में होती है। और दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत से दोस्तों जो बाबर की लड़ाई होती है, जो इब्राहिम लोदी वंश के इब्राहिम लोदी से 1526 में लड़ाई होती है। 1526 में इब्राहिम लोदी मारा जाता है और दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और वहां पे उदय होता है मुगल शासन का। तो दोस्तों 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस दिल्ली सल्तनत की स्थापना की वह इब्राहिम लोदी दोस्तों जो बाबर के हाथों हार कर इसे जो दिल्ली सल्तनत का अंत कर देता है और बाबर दोस्तों वहां पे मुगल शासन करता है और भारत का नया सुल्तान बनता है। दोस्तों बात करें दिल्ली सल्तनत पर, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश ने शासन किया। फिर उसके बाद में खिलजी वंश ने शासन किया। फिर उसके बाद में तुगलक वंश ने शासन किया। फिर चौथे नंबर पर सैयद वंश ने भी शासन किया। 5वें नंबर पर शासन किया लोधी वंश ने। और लोधी वंश के जो अंतिम जो शासक थे वह मुगलों के द्वारा हार जाते हैं। इब्राहिम लोधी को बाबर के द्वारा युद्ध के मैदान में ही मार दिया जाता है और दिल्ली सल्तनत का अंत कर दोस्तों मुगल शासन की स्थापना कर देते हैं। अब बात करते हैं इन जो वंश है इनके कितने वर्षों तक शासन किया। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया, जिसमें सबसे पहले 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। फिर एक वर्ष कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र जो बहराम शाह होते हैं उन्होंने शासन किया। 1211 से 1236 तक दोस्तों इल्तुतमिश ने जो दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कहा जाते हैं इल्तुतमिश ने शासन किया। इस प्रकार से शासक चलते गए और जो
1290 में इसका जो कैमूर होता है उसको मार गिरा कर जो गयासुद्दीन खिलजी है उन्होंने नए राजवंश की स्थापना की और वह 1290 में स्थापना करते हैं। 1296 में इनकी मृत्यु दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी जाती है और 1296 से लेकर 1300 जो इन्होंने 1316 तक राज्य किया। फिर 1316 में इनके जो पुत्र मुबारक शाह खिलजी दोस्तों इन्होंने शासन किया और जो इनका जो अंत होता है वह 1320 में इन शासन का अंत हो जाता है। फिर अगला शासन करते हैं 1320 से लेकर 1414 तक मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक, इस प्रकार के गयासुद्दीन तुगलक इस प्रकार के शासन करते हैं। फिर यहाँ पे खिज्र खां के द्वारा 1414 से 1451 तक शासन किया जाता है। फिर जो सिकंदर लोदी के द्वारा 1451 में लोदी वंश का बहलोल लोदी के द्वारा 1451 में लोदी वंश की स्थापना की जाती है और सिकंदर लोदी इब्राहिम लोदी के द्वारा 1526 में दोस्तों बाबर के हाथों हार झेलनी पड़ती है और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का अंत होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि 1206 से लेकर 1526 तक एक लंबे कालखंड के मध्य दिल्ली सल्तनत का राज करता है। दिल्ली सल्तनत में 5 जो वंश है उन्होंने राज किया। सबसे पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा है लोदी वंश। इनकी सन भी आप बिल्कुल क्रमवाइज याद कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि दोस्तों रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया। और आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया। भारत की दोस्तों पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया और दोस्तों हरियाणा के कैथल में इनका मकबरा बना हुआ है। हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा बना हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार के दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। किसने दिल्ली सल्तनत में राज नहीं किया? गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक, सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक, खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया। लेकिन महमूद गोरी के गोरी वंश ने यहाँ पे शासन नहीं किया। यह अफगानिस्तान के गजनवी में दोस्तों गौर वंश चला करता था, वहां पे गौरी वंश शासन किया करता था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया? तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादक किसने किया। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं J.A. हिक्की, जेम्स अगस्त हिक्की ने दोस्तों द बंगाल गजट के नाम से द बंगाल गजट के नाम से 1780 में भारत का पहला 1780 में भारत का पहला इंग्लिश में समाचार पत्र का प्रकाशन किया और उसका नाम था द बंगाल गजट। वर्ष था 1780 में और जो माध्यम है वह इंग्लिश माध्यम में ही है जो समाचार पत्र का संपादन किया गया। अब बात करते हैं समाचार पत्र से संबंधित आपको और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना किसने की? भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना किसने की? प्रेस की स्थापना किसने की? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना जो संस्थापक है वह है राजा राम मोहन राय ने भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की है। और दोस्तों इनसे संबंधित एक मुख्य जो पत्रिका है इनकी मुख्य पत्रिका से भी सवाल पूछा जाता है। जो मुख्य पत्रिका है उसका नाम है संवाद कौमुदी। दोस्तों इस प्रकार पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय की मुख्य पत्रिका का क्या नाम है? तो संवाद कौमुदी उनका नाम है। तो दोस्तों यहाँ से आपको यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह मुख्य क्वेश्चन है और यह एसएससी में पूछा भी जा चुका है। एसएससी के एग्जाम में दोस्तों पूछा भी जा चुका है कि राजा राम मोहन राय की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो वह है संवाद कौमुदी। अब दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर यह क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आए थे। आप सभी बताने वाले हैं कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आए थे? प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आए थे? तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आए थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के द्वारा जब भारतीय संविधान को दोस्तों बनकर तैयार हो गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। कुल 64 लाख रुपए लगने पे लागत आने के बाद भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। और जब भारतीय संविधान बनकर जिस दिन तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। और इसी दिन दोस्तों कुछ संविधान को शेष रखा गया और बाकी संविधान को अंगीकृत कर दिया गया। तो दोस्तों 26 जनवरी 1949 को ही भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। अभिव्यक्ति से यहाँ सीधा सीधा आशय इस प्रकार है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। दोस्तों आपको जो प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी की एग्जाम हुई है जो 2021 में हुई, अभी उसका रिजल्ट आ चुका है, उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, वह था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए हैं वह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द है वह 42वें संविधान संशोधन है, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, संविधान संशोधन के तहत सन 1976 में जोड़े गए। तो दोस्तों 42वां जो संविधान संशोधन हुआ वह भारतीय प्रस्तावना में और उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में न्याय संगत है। न्याय संगत से आज से सीधा सीधा है कि इनमें से किसको हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। और आप सभी को पता है जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों को हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न में से कौन देता है। तो दोस्तों यहाँ पे धन विधेयक के बारे में पूछा गया है। तो चलिए धन विधेयक से संबंधित और क्या क्वेश्चन होते हैं बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं धन विधेयक किस आर्टिकल में है। धन विधेयक किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 110 में दोस्तों धन विधेयक के बारे में बताया गया है। और धन विधेयक संबंधित जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया जो आर्टिकल 109 के तहत दी गई है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक संबंधित प्रक्रिया है और धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 में कहा गया है। और बात करें इसी के साथ जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक हमेशा सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। जो धन विधेयक होगा वह सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। और जो यह जो विधेयक पेश किया गया है वह धन विधेयक है या नहीं इसकी मंजूरी लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। अब आप सभी बताने वाले हैं कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कोटा बूंदी से सांसद है ओम बिरला है जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में के किस समुच्चय के तहत आपात का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भाग 18 है संविधान में, टोटल जो भाग है उनमें से जो भाग 18 है उसमें आपात उपबंध के बारे में चर्चा की गई है। आपात उपबंध, और आप सभी को पता है जो भाग 18 में है जो आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक इन पे चर्चा की गई है। 360 तक चर्चा की गई है। अब बात करें भाग 18 में जो आपात उपबंध है, इनमें जो पहला 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, पहला, दूसरा और यहाँ पे तीसरा। पहला आपातकाल होता है राष्ट्रीय आपातकाल, फिर दूसरा होता है राज्य आपातकाल, फिर तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। दोस्तों भारत के संविधान में 3 प्रकार के जो आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है। और दोस्तों जो आपात उपबंध है वह जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। जी हाँ, जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध लिए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल होता है जो आर्टिकल 352 के तहत है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में है जो राज्य आपातकाल है या राष्ट्रपति शासन कहा जा सकता है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल है। अब बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। और बात करें राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, तो भारत में दोस्तों 120 से ज्यादा बार राज्य आपातकाल लगाया जा चुका है। अब बात करते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल दोस्तों बात की जाए, वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। अर्थात यूं कहा जा सकता है कि जो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 है इसका एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है। जी हाँ, आर्टिकल 360 का एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से अनुच्छेद के किस समुच्चय के तहत आपात का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है भाग 18 में जो आपात उपबंध है 352 से लेकर 360 तक आर्टिकल में आपात उपबंध का प्रयोग किया गया है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग कितनी किलोमीटर होती है। तो दोस्तों जो आंतरिक त्रिज्या होती है क्रोड की वह 6371 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो ग्रेट बैरियर रीफ बनी हुई है कोरल रीफ है, यह प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्मित होती है। प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्मित होती है, प्रवाल भित्ति। और जो यह ग्रेट बैरियर रीफ है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले दोस्तों हमने बात की ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों आप सभी को पता है अभी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक जो बड़ा आयोजन हो रहा है और वह आयोजन है ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों 2020 जो वर्ल्ड कप 2022 है, 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों 2020 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आयोजन आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया। तो कुल टीमों ने इस बार दोस्तों 2 ग्रुप में 6-6 के 2 ग्रुप थे, तो कुल 12 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। और बात की जाए कि 2022 में कौन सा संस्करण है, तो दोस्तों 2022 में 8वां संस्करण है इस बार। और इसमें और क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। 2020 वर्ल्ड कप होता है जिसका प्रथम आयोजन कब किया गया, तो 2007 में प्रथम आयोजन किया गया। और प्रथम विजेता टीम कौन सी है, या प्रथम विजेता या 2007 में किसने जीता था। तो 2007 में दोस्तों इंडिया ने यह 2020 वर्ल्ड कप जीता था। इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन आप सभी से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यह वर्तमान में अभी चर्चा में बना हुआ है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और आप सभी को पता है कि जो भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों हार झेलकर बाहर हो चुका है, और जो फाइनल होने वाला है वह पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो 13 नवंबर को होने वाला है, आप सभी को पता है। इसमें से जो भी पाकिस्तान जीतता है या इंग्लैंड जीतता है वह तो समय बताएगा, लेकिन जो जीतेगा वह इस बार का खिताब ले जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल के जलवाष्प का अंश का मापन करता है। जी हाँ, यह सही है बिल्कुल। और लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व है। जी नहीं, लैक्टोमीटर होता है दूध का घनत्व नापता है, तो यहाँ से यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। एनीमोमीटर वायु की गति मापता है। सिस्मोग्राफ दोस्तों हाँ रिएक्टर स्केल पर भूकंप की गणना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। अंतिम क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ से पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला पूछी गई है, लेकिन हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वतमाला। पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, ऊंची पर्वतमाला कौन सी है। तो दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वतमाला है हिमालय। और दोस्तों आप सभी को पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई 8848 जो होती मीटर होती है। दोस्तों इतनी ऊंची उसकी लंबाई है, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। और क्वेश्चन में पूछा गया है पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला। तो दोस्तों बात की जाए लंबी में, तो दोस्तों यहाँ से एंडीज पर्वतमाला है जो सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और यह एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी यूएसए में स्थित है। और इसकी जो लंबाई की बात की जाए एंडीज पर्वतमाला की लंबाई कुल जो बताई गई है, एंडीज पर्वतमाला की कुल लंबाई 7000 किलोमीटर है। 7000 किलोमीटर तक दोस्तों इसकी लंबाई फैली हुई है। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला होने वाली है। और जो पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है। और आप सभी ने देखा है कि हिमालय का जो विस्तार है, हिमालय का विस्तार किस प्रकार से है, तो यह भारत के साथ साथ आप सभी को पता है नेपाल में इसका विस्तार है, भूटान में इसका विस्तार है। और यह भारत में दोस्तों पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर यहाँ से जो होता है व्रत हिमालय, फिर यहाँ से मध्य हिमालय है, फिर यहाँ से शिवालिक हिमालय दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ तक आता है। और इस प्रकार से यह दोस्तों यहाँ से धनुष के आकार में घूमा हुआ है, पीछे इधर जो अरुणाचल प्रदेश में जाकर यहाँ से घूम जाता है। तो धनुष के आकार में इस प्रकार हिमालय फैला हुआ है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जो कि 8848 किलोमीटर के समथिंग की लंबाई है।
चलिए आज के सेशन में हमने बात की कि जो स्टैटिक्स दोस्तों आप सभी को एसएससी जीडी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं स्टैटिक्स से, जीके से, करंट अफेयर से, तमाम प्रकार के क्वेश्चनों पे चर्चा की। आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा क्योंकि आपको बिल्कुल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। और दोस्तों जो 20 इस बार सिलेबस में काफी पैटर्न चेंज किया गया है, जो क्वेश्चन आपको पिछले एग्जाम में 2021 में 25 पूछे गए थे उन सभी को घटाकर 20-20 कर दिया गया है। एक क्वेश्चन 2 अंक का कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से हम रोज आज से रोज आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है। 20 क्वेश्चन तो केवल नाम मात्र के हैं दोस्तों, लेकिन उनसे संबंधित आपको दोस्तों यहाँ से समथिंग 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से कवर होते हैं। तो हर क्लास में आपको 100 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस प्रकार की आपको दोस्तों समथिंग 50 क्लासेज मिलने वाली है। तो इस प्रकार से आपको समथिंग जो एसएससी प्रीवियस ईयर के 5000 क्वेश्चन का समावेश यहाँ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपने हमारी एसएससी जीडी की क्लासेज ली है, उन्हीं के साथ यदि आप दोस्तों जो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के 200 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर भी पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले सवाल, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में 200 क्वेश्चन करवाए गए हैं। इन क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को काफी जो आगे ले जा सकते हैं। इसी के साथ करंट में जो मुद्दे बने रहते हैं उन सभी से आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं वीडियो में। 2022 में तमाम बदले गए नामों से संबंधित भी करंट अफेयर का टॉपिक है, वह भी देख सकते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर स्टैटिक्स, इंडिया जीके और दोस्तों जो करंट अफेयर होता है मंथली करंट अफेयर के, और साथ साथ कई मुद्दों पे जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन तमाम प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ यदि आज ही हमसे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और आने वाली हर एग्जाम की नोटिफिकेशन आप यहाँ से पा सकते हैं और अपनी तैयारी को दोस्तों काफी आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट पढ़ाए जाते हैं। चलिए दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ यदि आज ही जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जब कभी भी हमारे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और हमें मोटिवेशन मिलता है तो इस प्रकार के वीडियो आप सभी के लिए हमेशा लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।